तो आज हम लोग क्लास 6 सब्जेक्ट है विज्ञान और पर्यावरण, और ये थर्ड समेटिव एवोल्यूशन का ये पेपर है जो आप सभी के समझ प्रस्तुत करने वाले हैं। आपके आगामी जो आने वाला अगले माह में जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के लिए सबसे खास ये प्रश्न पत्र है। तो आप लोग इन प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक बारीकी से इन प्रश्नों को देखिए और तत्पश्चात इन सारे प्रश्नों का उत्तर भी इसी पेपर में समाधान कर दिया गया है। ठीक, तो अतः आप सभी को बस इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना है और अपने कॉपी में इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर है उनको उतार लेना है और अपने आने वाले इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी में लग जाना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पहले प्रश्न देख सकते हैं, फिर उसके बाद हम उन प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और भी आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले कि इन प्रश्न पत्र का समाधान करने वाली छात्रा का नाम निर्मला कुमारी शर्मा, जो क्लास 6 की है। उन्होंने ही इन सारे प्रश्नों का समाधान किया है अपने ज्ञान बुद्धि विवेक के दम पर। अतः आप सभी उनके लिए एक कमेंट अवश्य कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं, हमारे शरीर में कितनी अस्थियां हैं, यानी कितनी हड्डियां हैं। तो 206। नमक कौन से मौलिक कण से मिलकर बना है? तो नमक सोडियम और क्लोराइड से मिलकर बना है, यानी NaCl। मिश्रण को अलग करने की कौन कौन विधियां हैं? तो वाष्पीकरण और क्रिस्टलीकरण। चीनी के पानी जैसे मिश्रण को अलग करने के लिए पानी में घुली ठोस चीनी को पीछे छोड़ दिया जाता है। ठीक, ये दो है बस नाम, वाष्पीकरण एक ठो क्रिस्टलीकरण। वायु क्या है? तो मिश्रण वायु का उत्तर उन्होंने लिखा है तत्व यौगिक या मिश्रण। तो मिश्रण वायु कई गैसों से मिलकर बना होता है, उसी को मिश्रण कहते हैं। यानी यहाँ पर आपका क्वेश्चन है वायु क्या है? तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है। वायु तत्व क्या है? तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है? तो वायु एक मिश्रण है जिसमें बहुत सारे गैसों का समावेश होता है। और यहाँ प्रथम श्रेणी के लीवर के उदाहरण दो। प्रथम श्रेणी के लीवर में भार और बल के मध्य आलम बिंदु रहता है। उदाहरण के तौर पर इन्होंने कैंची को दिया। पेल्विक गार्डिल्स कहाँ पाया जाता है? तो जांघों और पेट के बीच के भागों में। हिंग संधि कहाँ होती है? तो कलाई के जोड़ों में। कौन सी पेशी कभी नहीं थकती? तो हृदय के पेशी कभी नहीं थकती। दो अमेरुदंडी प्राणियों के नाम बताने हैं, तो उसका हो जाएगा जोंक, केकड़ा और स्टारफिश। मशरूम क्या है? तो कुकुरमुत्ता। ध्यान से नहीं सुनिएगा तो कहिएगा दिल्ली में, समझ लीजिए। तो कुकुरमुत्ता कवक से बना एक मांसल बीजाणु युक्त फलने वाला पिंड है। यह प्राय जमीन के ऊपर ही पैदा होता है। सलीम अली ने क्या किया था? तो सलीम अली एक वैज्ञानिक है जिन्होंने प्रकृतिवाद थे और उन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का कार्य किया था। पक्षियों के बारे में व्यवस्था से तैयार वर्जित पदार्थ का नाम लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को देना होगा। जैव अभंगुर का नाम लिखना है। जिन प्रश्नों के इन्होंने उत्तर नहीं लिखा है उन सभी का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि आप लोग भी अपनी
ज्ञान का परिचय दे सके इन प्रश्नों का उत्तर देकर। यहाँ 4R का पूरा नाम क्या है? तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिफ्यूज। और यहाँ पर आइएगा, अतिरिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आम एक है, आवृत बीज। जल रेशम एक, तो सेवाल। ढेंकी क्या है? तो एक ढेंकी साग एक फन है। यहाँ सुलांग, फन के पत्ते कच्चे कुकुरमुत्ते की पूंछ की तरह होते हैं, तो ये सुलांग हो जाएगा। ठीक। पत्तों के बीच वाली सिरा के दोनों ओर समान सिराएं होने पर उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं। पाइन एक है, तो नग्न बीज। ठीक, इसका जो बीज होता है वो नंगा होता है, बाहर से दिखाई देता है। मटर के छिलके को उतारने पर क्या उस बीज को क्या कहेंगे? तो द्विबीजपत्री। ठीक। धान का छिलका उतारने पर तो एक। धान क्या है? तो एक पुष्पीय पौधा, यानी इसमें पुष्प लगता है, फूल लगता है। केले का पेड़ एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री है? ये आप लोग बताइएगा। बीज फल के अंदर रहता है तो उसे क्या कहते हैं? अगर अंदर रहेगा तो उसको आवृत बीज कहेंगे। सचल और अचल संधि क्या है? और सॉकेट संधि, फ्यूट संधि का वर्णन करना है। देखिए सचल के बारे में इन्होंने क्या लिखा है? हड्डियों का वह संधि जो ज्यादा हिलती डुलती है उसे सचल संधि कहते हैं। अचल संधि तो हड्डियों का वह संधि जो बिल्कुल हिलना डुलता नहीं, उसे अचल संधि कहते हैं। बाल एवं सॉकेट संधि, तो बॉल एवं सॉकेट एक प्रकार का सचल अस्थि संधि है। इस तरह की अस्थि संधियां कंधे या कमर में दिखाई पड़ती है। जैसे कमर की अस्थि संधि में पैरों के ऊपर की हड्डियां यानी फीमर ऊपर की तरफ एक गोलक के रूप में दोनों ओर पैर के कटोरे की तरह अंश में घुमा रहता है। एक पिवट संधि, इस प्रकार की संधि में एक बगल की हड्डी को आधार बनाकर दूसरी हड्डी मुड़ सकती है। जैसे हमारे मेरुदंड के गर्दन वाले भाग की दो नंबर की रीढ़ की धुरी या किलक दंड के चारों तरफ आवर्तित होती है। एक नंबर की रीढ़ की या एटलस से हम गर्दन घुमाकर इधर उधर आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मधुमक्खी या पोल्ट्री पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो इन्होंने मधुमक्खी पर लिखा है कि मधुमक्खी मक्खी नहीं होती, बल्कि मक्खी की तरह इनके दो पंख नहीं, इनके चार पंख होते हैं। वे चींटी की तरह आत्मीय है। फूलों में जो मीठा रस होता है उसको कहते हैं कटार, और इन रस को वे अपने छत में लाती है और इसको मोम या मधु बनाकर इकट्ठा रखती है, इसीलिए इन्हें मधुमक्खी कहते हैं। एवं इनके निवास को छाता कहते हैं। मधुमक्खी के शरीर में निकलने वाले पसीना से शहद बनता है। क्या चाहती हो रे बाबा? पोल्ट्री पक्षी, ये पक्षी सर्दी शुष्क होने पर सर्दी के देशों से गर्म देशों में उड़कर आ जाते हैं। यानी पोल्ट्री पक्षी के बारे में बताया कि ये पक्षी सर्दी शुरू होने पर सर्दी के देशों से गर्म देशों में उड़कर आ जाते हैं और ठंड समाप्त होने पर वापस लौट चले जाते हैं। इन्हें पोल्ट्री पक्षी कहते हैं। सिंपल भाषा में तो वे पक्षियाँ जिनका मांस और अंडा दोनों हम लोग एक तरह से व्यवहार में लाते हैं, उनको हम लोग पोल्ट्री पक्षी कहते हैं। जिनका मांस भी आप खाते हो, अंडा भी खाते हो। समझ गए? लीवर क्या है, कितने प्रकार का है, प्रत्येक वर्ण। लीवर एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी भी सहजता और सरलता से किसी भी कार्य को कर सकते हैं। लीवर 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी लीवर, द्वितीय श्रेणी लीवर और तृतीय श्रेणी के लीवर। प्रथम श्रेणी के लीवर में बताया गया है
कि प्रयास भुजा बट्टा में बोझ भुजा होगा। इस श्रेणी के लीवर में प्रयास भुजा बोझ भुजा से बड़ी, बराबर या छोटी हो सकती है। प्रथम श्रेणी लीवर में बोझ और प्रयास के मध्य आलम होता है। उसी तरह आप द्वितीय में देखिएगा, इस श्रेणी के लीवर में एक सिरे पर आलम तो दूसरे सिरे पर प्रयास तथा मध्य में बोझ होता है। इस पिक्चर को आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। इस श्रेणी के लीवर में प्रयास भुजा सदैव बोझ भुजा से बड़ी होती है, अतः इसका यांत्रिक लाभ सदैव अधिक होता है, यानी प्रयास भुजा बट्टा में बोझ। तृतीय श्रेणी के लीवर में एक सिरे पर आलम तथा दूसरे सिरे पर बोझ और मध्य में प्रयास की स्थिति होती है, और इसे तृतीय श्रेणी के लीवर कहते हैं। यांत्रिक लाभ प्रयास भुजा, प्रयास बट्टा में वही भुजा बोझ भुजा, और इस श्रेणी के लीवर में यांत्रिक लाभ हमेशा एक से कम होता है, क्योंकि प्रयास भुजा हमेशा बोझ भुजा से छोटी और इसका यांत्रिक लाभ एक से कम होता है। यहाँ पर देखिए 6 नंबर वेल के बारे में इनका प्रश्न आया है। अतः आप सभी इन प्रश्नों को अब उतार लीजिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और अपने कॉपी में उतार के इन सारे प्रश्नों को रिवाइज करते रहिए, ताकि आने वाले अगला एग्ज़ाम के लिए ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सके। यहाँ पर कुछ सूत्र है जल का, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन टाइक्लोराइड। इन सारे प्रश्नों का उत्तर अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो तो लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और भी इसी तरह के वीडियो आपको देखने को मिलेगा इस चैनल।